अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स फ्लिक्स और हमजा शफीक की गैर मौजूदगी में इस शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी मुझ इब्राहिम पीरज़ादा को सौंपी गई है और हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान ग्राम भी मौजूद होंगे और साथ साथ अहमद सईद भी हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और एनालिस्ट हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अहमद हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी आते ही होंगे और हमने आज शुरू करना है, आज की प्रोग्राम का आगाज़ करना है क्रिकेट से और क्रिकेट है रावलपिंडी टेस्ट के और टेस्ट की विकेट के ऊपर जो इस वक्त पिच का बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के हक़ में हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से किस्मत पाकिस्तान का साथ दे रही थी, पाकिस्तान ने 259 रन्स बना लिए थे 5 विकेटों के नुकसान पर और आज जब इनिंग्स का आगाज़ किया तो एक अच्छा टारगेट देने में पाकिस्तान टीम हमें नाकाम नज़र आई और तकरीबन बताया जा रहा है कि 50 रन्स कम है जो कि एक अच्छा टोटल बन सकता था। लेकिन उसके अंदर एक मस्बत चीज़ हमें ये नज़र आई कि जो पार्टनरशिप्स थी वो हमें मुख्तलिफ प्लेयर्स के अंदर नज़र आई, जिसमें सलमान अली आगा और साउथ शकील जो हैं वो एक अच्छी साझेदारी बनाने में कामयाब हमें होते हुए नज़र आए। उसके साथ साथ आज हमने दूसरे दिन की भी बात करनी है कि जिस तरह से किशिफ महाराज ने बॉलिंग की है और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसको तहस नहस किया है, वो भी पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर एक सवालिया निशान हमें नज़र आ रही है। और जिस तरह से किशिफ महाराज ने परफॉर्म किया और पाकिस्तानी बॉलर्स उस तरह का परफॉर्म ना कर सके और स्पिनर्स जो नुमान अली जिसके ऊपर सब इन्हिसार कर रहे थे वो विकेट ना ले सके, इस पर भी हमने बात करनी है। साथ ही साथ मिसबाहुल हक के हवाले से खबरें आ रही है कि उन्हें उस्मान वाला की जगह नया वहाँ पर क्रिकेट मैनेजर के तौर पर मुंतखब करने का इम्कान है। साथ ही साथ हमने बात करनी है एशिया कप की ट्रॉफी के हवाले से। भारत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ट्रॉफी तो दे दो, ट्रॉफी तो दे दो। पहले कहते हैं कि हमने ट्रॉफी लेनी नहीं, अब कहते हैं कि ट्रॉफी दे दो और इस पर ख़त लिख दिया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, क्योंकि वो सदर हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने ट्रॉफी लेनी है तो एक आध बंदा आए, ट्रॉफी तकरीब के अंदर हमसे ले और फिर वापस चला जाए। इस तरह से जो हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने अदा कर दी। लेकिन सबसे पहले अब हमें बात करनी है दूसरे दिन की टेस्ट मैच की, क्योंकि दूसरा दिन जो है वो इख्तिताम पसीर हो गया है और एक अच्छा जो रन रेट हासिल करते हुए जिस तरह से स्कोर बनाया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से, तो उस पर अहमद से ही बात कर लेते हैं। अहमद, कैसा रहा आज पिच का बिहेवियर और ये भी बताइएगा कि अनएक्सपेक्टेड था, हम लोग समझ रहे थे कि नोमान अली जिस तरह से लाहौर की पिच ने परफॉर्म किया इसी तरह ये वाली पिच ने भी परफॉर्म कर देगी और नोमान अली टिकने नहीं देंगे, उनके जो पाँव हैं वो उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन टिक गई। देखें, सबसे पहले तो ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि रावलपिंडी और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचेज़ हैं, रावलपिंडी में ज़रा एब्रेसिव किस्म का एक पिच जो है वो बनाया गया है और उसके जो पैचेज़ होते हैं उनमें ज़रा डिफरेंस होता है कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच की निस्बत। तो इस पिच का जो बिहेवियर है वो उस तरह से नहीं है जो हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखने मिला। यहाँ पर आज अगर मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पर जो ट्रिस्टन स्टब्स ने इनिंग्स खेली आज, जिन्होंने 184 बॉल्स उन्होंने फेस की हैं, 68 रन उन्होंने बनाए हैं और इस सीरीज़ की ये सबसे तवील इनिंग्स है बाय बॉल्स। अगर देखा जाए तो अब तक इतनी बॉल्स एक इनिंग में किसी बैटर ने नहीं खेली हैं। जिस रेजिस्टेंस का मुजाहरा उन्होंने किया है, जिस कंपोजर का मुजाहरा उन्होंने किया है, जिस टेम्परामेंट का मुजाहरा उन्होंने किया है, वो हमें ये सिखाता है कि अगर आप इस पिच के ऊपर बेसब्री का मुजाहरा नहीं करेंगे और आप इस पिच के ऊपर वक्त लेंगे, अपना टाइम लेंगे, एडजस्ट होंगे, सेट हो जाएंगे, तो फिर आपको ये पिच हेल्प भी करेगा। जिस तरह से हमने देखा कि आखिरी जो सेशन था, खासतौर पर आखिरी 15 ओवर में जिस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा था ऑफ स्पिनर का बॉल, उसके बावजूद भी स्टब्स आपको वहां पर खड़े हुए जब नजर आए तो वो कॉन्फिडेंट नजर आए। उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, उनके फुटवर्क के अंदर एक कमिटमेंट थी, उनका जो बैट स्पीड थी, जो उनका डिफेंस था, उसके अंदर हमें एक क्लैरिटी देखने में नजर आती थी। तो मैं तारीफ करना चाहूंगा स्टब्स की इस इनिंग्स को। और याद रखें कि ये वो प्लेयर है जो साउथ अफ्रीका की व्हाइट बॉल क्रिकेट का भी रेगुलर हिस्सा है। वो प्लेयर जब यहाँ रेड बॉल खेलने आया तो उसने असेस किया कंडीशंस को और उसके मुताबिक उसने अपने आप को ढालने की कोशिश की। ऐसा नहीं हुआ कि उसके जहन में कोई ऐसी प्री प्लान बात पहले से डाल दी, इस तरह हमारे प्लेयर्स आते हैं और वो इंटेंट की बात ये भी तो हो सकता है ना अहमद के आउट ऑफ हैं सिलेबस आ जाएं, जो स्टब्स हैं वो आउट ऑफ सिलेबस ही आए हैं, क्योंकि अगर लाहौर टेस्ट की बात करें तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उन्हीं गेंदों का शिकार हुए जो आज कराई जा रही हैं। नहीं, देखें, इसमें एक तरीकाकार होता है ना, रेड बॉल क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगा, जब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे क्रिकेट नहीं खेल कर आएगा, उसको ये समझ ही पैदा नहीं होगी। मैं तो केस स्टडी के तौर पर आपको इसलिए ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, ये मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो वो प्लेयर होता है कि जिसके ऊपर उनकी अपनी टीम को भी ट्रस्ट ना हो कि यार ये परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा। स्टब्स ने पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनकी टीम ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, इसलिए कि उन्हें पता था कि उस प्रोसेस के थ्रू आया है।
जिस प्रोसेस के थ्रू रेड बॉल का एक प्लेयर नर्चर होकर आता है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक प्लेयर जो है वो तैयार होकर आता है। और ट्रिस्टन स्टब्स ने जिस किस्म की इनिंग्स आज खेली है, मुझे ये लगता है कि अगर वो एक एंड को संभाल के ना रखते और इन बॉलर्स के सामने वो इतनी देर तक टिकने में कामयाब ना हो, तो शायद हमें ये नजर आता कि जिस तरह कलैप्स पाकिस्तान का हुआ है, उस तरह का कलैप्स खास तौर पर आखिरी जो सेशन था उसमें हमें देखने को मिलता। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी ट्रिस्टन स्टब्स की। अब नोमान अली की आपने बात की, तो ये एक यूं कह लीजिए कि उनके लिए एक रफ आउटिंग थी। पाकिस्तान में जिस तरह से सीजन चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के और जिस तरह की पिचेस बनाई जा रही हैं, उसमें वो लगातार विकेटें लेते हुए आ रहे हैं। और आज यही हमें नजर आया कि उनकी गैर मौजूदगी में ये जो 4 आउट हुए हैं, अब ये 6 या 7 नहीं हो सके, क्योंकि नुमान जो रेगुलर 2-3 विकेटें लेते हैं अपनी एक सेशन के अंदर, वो हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। उसके साथ आसिफ अफरीदी का जो आज डेब्यू हुआ, हमने उसके ऊपर बहुत बात की थी इनके सिलेक्शन के ऊपर कि यंग प्लेयर्स को मौका दिया जा सकता था, इनके जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ग्रेड 2 में हैं, इस तरह की काफ़ी सारी बातें हमने भी की। लेकिन जो आज उन्होंने बॉलिंग की है, वो बॉलिंग ये बताती है अगेन वही बात कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना कितना ज़रूरी है और खेलते ही चले जाना। जितनी क्रिकेट इन्होंने फर्स्ट क्लास में खेली है, जितनी इन्होंने डोमेस्टिक खेली है, जितना इन्होंने इंतजार किया है पाकिस्तानी टीम के कैप मिलने का, ये बहुत रेयर होता है कि इतना इंतजार कोई प्लेयर करे और आखिरकार वो टेस्ट कैप को विन करने में कामयाब हुए। लेकिन मैं और बॉलिंग में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग आज उन्होंने की है, इकोनॉमिकली भी उन्होंने रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिट किया उन पैचेस को, जिन पैचेस में रफ क्रिएट हुआ था, ये एक बहुत शानदार। मैं वही आपसे बात करने जा रहा था कि एक एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। हालांकि एज डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है नोमान और आसिफ के अंदर, लेकिन हमने देखा कि एक एक्सपीरियंस नजर आ रहा था और जो स्टाइल है दोनों का बॉलिंग का वो बिल्कुल सेम है। लेकिन वो चूंकि हाइट का उनको एक एज है और वहां से वो स्पिन बहुत अच्छा करवा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आगे इस चीज को वो कंटिन्यू रख पाएंगे? क्योंकि आगे जितनी भी टेस्ट सीरीज होनी है वो ज्यादातर पाकिस्तान की होम सीरीज हो रही है और लकीली पाकिस्तान टॉस तो जीत ही रहा था। तो क्या लगता है कि आने वाले जो सेशंस है उसके अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, ये टॉस वाला जो फैक्टर आपने ऐड कर दिया, मेरा ख्याल है कि ये ही डिसाइसिव फैक्टर होता है इन पिचेस के ऊपर, जहां पर आपको ये पता होता है कि 4 इनिंग में जो टीम जाएगी उसको अगर 150 भी चेज करना पड़ेगा तो टफ हो जाएगा। तो टॉस जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत मैटर करता है। और जिस एक्सपीरियंस की आप देखें, नुमान और आसिफ जो हैं, ये अगर हम इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें तो एक्सपीरियंस दोनों का एक जैसा ही है। आसिफ अफरीदी जो हैं, ये वाइट बॉल क्रिकेट में भी हमें नजर आया PSL खेलते हुए, और वाइट बॉल क्रिकेट में इनके लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर भी हमें ये परफॉर्मेंस नजर आई है। नुमान जो है वो सीजन स्पिनर है रेड बॉल क्रिकेट के, तो इन दोनों का एक्सपीरियंस आइडेंटिकल है। ये दोनों इस तरह की कंडीशन से हम आहंग भी हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्लेयर जो है वो रेगुलर विकेट लेता हुआ आ रहा हो, तो फिर उसका जिस तरह बैट्समैन का एक बैड पैच होता है, उस तरह बॉलर्स का भी एक बैड पैच होता है। अच्छा, आज के दिन सलमान अली आगा को क्यों नहीं कोई ट्राई दी गई? और हमने देखा कि आसिफ अफरीदी को भी इन्होंने लेट चांस दिया, क्योंकि इससे पहले इकॉनमी बहुत बेहतर थी, 7-8 ओवर उन्होंने करवाए थे, लेकिन इकॉनमी उनकी बेहतर जा रही थी। बाद में उनको जब दोबारा मौका दिया गया और देखा कि सफ़र कर रहे हैं नोमान और साजिद, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी, आपको नहीं लगता कि इनको पहले चांस दे देना चाहिए था? दो एक तरह के स्पिनर खिला देते तो थोड़ा सा सफरिंग भी आती और एक एक्सपीरियंस का एलिमेंट भी आता। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान टीम के पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं इस टेस्ट मैच में, उनको मद्देनजर रखें और मैच कंडीशन को भी देखें। तो सलमान अली आगा को इतना जल्दी लाना शायद इसलिए भी सूटेबल नहीं था कि आपके पास पहले ही 3 स्पिनर्स हैं। उन 3 स्पिनर में से कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जिसने 20-20, 25-25, 30 ओवर का स्पेल कराया और उसको जो है वो शाहीन अफरीदी एक आपके पास फास्ट बॉलर हैं, और शाहीन ने भी आज जिस जो आखिरी टेस्ट हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसकी दूसरी इनिंग में भी और इस इनिंग में जिस रिदम का उन्होंने मुजाहरा किया, आज रबाडा और जैनसन की भी अगर आप बॉलिंग देखें, जैनसन को गो के विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक प्रेशर से एक एंड से मुस्तकिल प्रेशर बनाकर रखा, जिसका फायदा उठाया केशव महाराज ने। और रबाडा की बॉल के अंदर हमें हल्का सा रिवर्स स्विंग भी नजर आया आज, जिसकी वजह से उन्होंने शाहीन की बॉलिंग में भी जो है वो बिल्कुल ऐसा है। तो आप सलमान अली आगा को शायद मेरा ख्याल है कल ट्राई किया जा सकता है, वो भी उस कंडीशन में अगर पाकिस्तान अर्ली विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं होता है तो फिर शायद उन्हें इस्तेमाल किया जाए। वैसे मुझे लगता है कि कल जो है ये पिच मजीद टर्न करेगा और ये ज्यादा हेल्प करेगा नुमान को भी और आसिफ को भी। आसिफ का एडवांटेज असल में ये है कि तो उनका रनअप जो है वो थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि तवील है उनके मुकाबले में, और इनका हाई आर्म एक्शन है, बॉल ऊपर से आता है, जिसकी वजह से बैट्समैन को जो इस बारे में मजीद भी हम डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और हाजिर एक ब्रेक बाद स्टे विद अस। तो वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान को 185 रन्स बना लिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जानिब से, और उसके 4 खिलाड़ी आउट हैं और दूसरा दिन भी इख्तिताम पजीर हो गया है। अब कल पता चलेगा किस तरह से विकेट बिहेव करती है और क्या ये स्कोर चेस कर पाएगी साउथ अफ्रीकन टीम। लेकिन हमने आज बात करनी है जो 5
विकेटें पाकिस्तान ने आज स्टार्ट के अंदर ही गंवा दी, और जिस तरह से जो एक पार्टनरशिप हमने देखी दो प्लेयर्स के दरमियान, सऊद शकील और सलमान अली आका के दरमियान, वो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक ही कोलैप्स कर गई। और उसकी वजूहात क्या हैं? क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग जा रही थी, सॉफ्ट हिटिंग की तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जा रहे थे, और जल्द अज जल्द जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा हिटिंग करके स्कोर बनाने की कोशिश की जा रही थी। अहमद, क्या लगता है क्या वजूहात थी? माना कि टेल एंडर्स थे, लेकिन 100 तक तो स्कोर लेके जा सकते थे। देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। 17 रन में पाकिस्तान ने आखिरी 5 विकेटें आज गंवाई हैं, और ये पाकिस्तान का जो कलैप्स करने की रिवायत है, वाइट बॉल क्रिकेट हो, रेड बॉल क्रिकेट हो, इसमें तो यूँ कह लीजिए कि आदत सी बन गई है पाकिस्तानी क्रिकेट की कि एक विकेट गिरती है तो उसके बाद जो है वो एक फ्लड आता है पाकिस्तान के विकेटें गिरने का, यूँ कह लीजिए कि गेट ओपन हो जाता है और उनकी विकेटें जो है वो गिर चली जाती हैं। ये बात ठीक है कि ये टेल एंडर्स से और पिच भी ज़रा मुश्किल था, लेकिन टेल एंडर्स से भी ज़ाहिर है ये एक्सपेक्ट तो किया जाता है ना कि थोड़ी सी वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। टेस्ट क्रिकेट कोई मतलब आज कल या परसों शुरू नहीं हुई है, टेस्ट क्रिकेट की एक लंबी तारीख है, और इसमें टेल एंडर्स समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आके रन बनाते हैं और वो टीम की ज़रूरत, टीम के और वो रन ना ही बनाएं तो भी वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक पिच के ऊपर खड़े होते हैं, अपना टाइम लेते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह की मैं इसके ऊपर तो बाद में आता हूँ, जो सलमान अली आगा और सऊद शकील ने जो इनिंग खेली है उसके बाद जो पाकिस्तान जो एक और मतलब जो बात हमें देखने मिल रही है पैटर्नाइज चीज़ों की, अगर हम बात करें, शाहीन अफरीदी आते हैं, टांग रखते हैं और शॉट मार देते हैं, शाहीन अफरीदी आते हैं, टांग रखते हैं और शॉट मार देते हैं। दुनिया भर में कोई भी एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस बॉलर जो शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट एक बार खेल चुका है वो ये मंत्रा जान गया हुआ है। और अगर शाहीन अफरीदी से अगर नहीं भी खेला जा रहा था वहाँ पे, ये तो हो सकता था ना कि वो विकेट के ऊपर रुक जाते, जबकि दूसरी तरफ नुमान अली खेल रहे हैं, वो चले 20, 25, 30 रन उसके अंदर ऐड कर जाते मजीद उस टोटल के अंदर, पाकिस्तान 350 को टच कर लेता, लेकिन ऐसी किसी किस्म के सहारा जो है उसके मुंतज़िर नजर आए थे नुमान अली, जिस तरह से उनका नॉक था और जिस तरह से वो ब्लॉक कर रहे थे गेंदों को और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मुझे एक मैच्योरिटी नजर आई थी। देखिए, बात यह है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए ना अपने टीममेट के ऊपर। जब नुमान अली दूसरे एंड पर खड़े हैं और आप ये तवक्को तो उनसे रखते हैं ना, चले वो 15 रन नहीं बना लेंगे, वो नहीं चले सेंचुरी बनाएंगे, नहीं 50 बनाएंगे, 15-20 रन तो वो बना लेंगे ना। यही तवक्को आप शाहिद खान से भी करते हैं कि वो चले आएंगे 15-20 रन तो बना लेंगे ना, क्योंकि इन दोनों के बैक के ऊपर डोमेस्टिक का भी इतना एक्सपीरियंस है बैटिंग में। नुमान सेंचुरी कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब दूसरे एंड से विकेट गिरती चली जाएगी तो उसका प्रेशर जो है वो दोनों तरफ लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है ना कि अच्छा, इससे पहले जो हम बात करें कि इस का आगाज जो है वो कहां से हुआ। देखें, आज जो है ना वो केशव महाराज ने ये बताया है कि एक्सपीरियंस कितना वैल्यूएबल होता है, एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, खास तौर पर क्रंच मोमेंट्स के अंदर। अगर आप ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर चुके हैं कि आपको क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर जाके उन क्रूशल मोमेंट्स को विन करना है, तो केशव महाराज की आज की बॉलिंग उसकी एक एग्जाम्पलरी मैं कहूंगा उन्हें, जो 7 विकेटें उन्हें हासिल की हैं और उसमें उन्होंने बड़ी विकेटें जो है वो हासिल की हैं। कल उन्हें बाबर आजम को आउट किया, शान मसूद को आउट किया, और आज जो पार्टनरशिप लग गई थी और एक मौके पर लग रहा था कि पाकिस्तान 316 पर 5 था, तो हमें लग रहा था कि पाकिस्तान 400 का हिस्सा जो है वो टच करने की पोजीशन में आ चुका है। लेकिन वहां पर जिस तरह से बॉलिंग कराई है केशव महाराज ने और जिस तरह से उन्हें सेटअप किया सलमान अली आगा को, और जो एक इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लम जो उनकी टांग के ऊपर आकर बॉल लगा सलमान अली आगा के, तो एक 45 रन की अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली इन कंडीशन। लेकिन अहमद, इसमें बॉल का भी तो एक किरदार था ना, कि जिस तरह से पहले कोशिश की उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी इनिंग्स को आगे बढ़ाया और एक अच्छा स्कोर बनाया। देखें, किरदार तो है, मैं उसी एक्सपीरियंस की ही बात कर रहा हूँ, जिस एक्सपीरियंस जो उनकी बेस पर है। जैसे बॉल उनको पुरानी मिली, उन्होंने उसको कर दिखाया। देखिए, पुरानी ये जो पिच है इसके ऊपर नया बॉल भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि नए पुराने का मसला नहीं, क्योंकि ये पिच जो है वो और जिस तरह पिच मजीद इस्तेमाल होगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा रोल नजर आएगा स्पिनर्स का। मैं केशव महाराज के असल में एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है। पाकिस्तान के पास भी 3 स्पिनर्स तो है ना, पाकिस्तान के पास भी मतलब माजी में भी अगर आप देखें जो पिछले 3-4 साल में हमने टेस्ट क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने स्पिनर्स को वो एक्सपीरियंस दिया ही नहीं, और जो एक्सपीरियंस स्पिनर हमारे पास थे हमने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। हमारे माजी में कोचेज आकर कहते रहे कि हमारे पास स्पिनर है ही नहीं, फिर जब इन्हें स्पिन ट्रैक बनाना शुरू किए तो उसके बाद साजिद और नुमान, लेकिन उनके भी डेब्यूज जो हैं वो 34, 35 साल की उम्र में जाकर हुए। तो हमारे पास या तो स्पिनर्स का जो एक्सपीरियंस था उससे हमने फायदा नहीं उठाया, या फिर हमने उनको एक्सपीरियंस दिया है जिस तरह नहीं। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद कुरैशी भी मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन बोर्ड अहमद। अहमद, ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या लगता है कि हम वाइट वॉश कर पाएंगे और कल का जो दिन है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो पाएगा? देखिए,
ये तो कोई नजूमी प्रिडिक्ट कर सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जितना मुकाबला ऑपोजिशन के साथ होता है उससे ज़्यादा अपने साथ होता है। समटाइम्स हम इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलते हैं कि अगली टीम जितनी भी अच्छी कोशिश कर ले जीतने की, हम उस टीम को हरा देते हैं। और समटाइम्स हम इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेलते हैं कि अगली टीम जितनी भी कोशिश कर ले हमसे हारने की, हम उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हार जाए। तो अभी तक अगर देखें तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ने जिस तरह से पहला टेस्ट मैच जीता, उसके बाद कॉन्फिडेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काफी हाई था। बैटिंग भी पाकिस्तान ने इनिशियली तो अच्छी की, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि हमने 17 रन पे जो 5 विकेटें हैं वो गंवा दी। तो आई थिंक कि जो मिडल ऑर्डर और टेल एंडर्स का प्रॉब्लम है बैटिंग में, वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। इसके साथ साथ बॉलिंग में अगर हम देखें तो आसिफ आफरीदी को डेब्यू तो कराया गया, लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग देख के कुछ खास समझ नहीं आई कि उनकी बॉलिंग में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसकी वजह से उनको डेब्यू कराया गया। हालांकि आपके पास साजिद खान, ओमान अली और अबरार का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त था। सो आई थिंक कि ये मुझे कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा मैच रादर देन कि इसका रिजल्ट निकले, मुझे ड्रॉ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑल दो के ड्रॉ की तरफ जाते हुए दूसरा देख ही रहे दिन हैं, हुआ है। लेकिन अहमद जिस तरह से हम परसीव कर रहे थे कि जिस तरह से 50% मैच पाकिस्तान के कल हमें 259 के ऊपर नज़र आ रहा था और कहा जा रहा था कि 70, 75 या 100 तक हो जाए तो पाकिस्तान सेफ साइड हो जाएगा और 50% पाकिस्तान मैच जीत चुका है। लेकिन जिस तरह से आज पिच ने बिहेव किया है और जो एक्सपेक्टेड था और पाकिस्तान के जो बॉलर्स के साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की वो थोड़ी सी जो जजमेंट है और पिच को लेकर जो ट्रस्ट था प्लेयर के ऊपर, वो थोड़ा सा खराब हुआ है? देखें अपनी तरफ से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने यही कोशिश की होगी कि उसी तरह की पिच बनाई जाए जिस तरह की पहले टेस्ट मैच में थी, टर्निंग विकेट हो, और जो बिहेवियर है पिच का वो एक्चुअली जाके तीसरे दिन पता चलता है कि पिच कैसा जो है बिहेव करना शुरू करती है। पहले टेस्ट मैच भी इसी तरह हुआ था। पहले टेस्ट मैच में भी कि पाकिस्तान ने 300 प्लस रन किए थे, लेकिन सडनली पिच का बिहेवियर चेंज हुआ था और वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरी इनिंग्स में बड़ा टोटल नहीं कर सकी थी। सो आई थिंक कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब जो होना था वो तो हो गया, और आज का दिन अगर देखा जाए तो बड़ा बोरिंग भी रहा है टेस्ट क्रिकेट को लेके। और इस तरह की अगर क्रिकेट होगी टेस्ट क्रिकेट में तो फिर मेरे ख्याल में हम टेस्ट क्रिकेट को किल कर रहे हैं। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब हमने इंग्लैंड को हराया था पाकिस्तान में, कि हम अपने मुल्क में तो चलो गुजारा कर लेंगे, इस तरह की विकेट्स बना के जीतने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन जब हम ओवरसीज कंडीशंस में जाएंगे तब हमारी टीम स्ट्रगल कर सकती है। सो आई थिंक आई होप कि पिच का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिले, जिस तरह से हमें लाहौर टेस्ट मैच में जिस तरह से हमने देखा। अहमद सईद, मैं आपसे जैसे बात कर रहा था कि इंसान दो ही सूरतों में दयालु हो जाता है, सखी हो जाता है। एक तो या तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हो। चूँकि अब शाहीन के लिए खुशी का दिन था जो कल अनाउंसमेंट हुई है, कैसा लग रहा है ऑन मेरिट? क्योंकि इससे पहले भी उनको कप्तान बनाया गया था, फिर उसे बाबर को दोबारा ले आए थे क्योंकि कहा जा रहा था कि फास्ट बॉलर है, हम कंटिन्यूसली नहीं खिला सकते। अब का जो फैसला है, आपको क्या लगता है एक ऐसा कप्तान बन पाएंगे शाहीन अफरीदी जिसके पास अथॉरिटी भी हो, सिलेक्शन की अथॉरिटी भी हो, गेम चेंज करने की भी अथॉरिटी हो? देखिए, शाहीन की तकर्री के ऊपर बाद में बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि रिजवान ने ऐसा क्या किया था कि रिजवान को हटाना पड़ा। तो रिजवान को जो हटाने की वजह है वो भी आपके सवाल के आखिरी हिस्से में छुपी हुई है कि रिजवान जो है वो एक ऐसा कप्तान है कि जो ये चाहता है कि उसकी सेज ज़्यादा हो टीम सिलेक्शन में। वो जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जाता है तो अपनी मर्जी की टीम लेके जाता है और वो रिजल्ट भी वहाँ पर हमें देता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो है वो एक पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, मैं तो पता नहीं इसको मुझे रहमत कहना चाहिए या जहमत कहना चाहिए, आकिब जावेद साहब जो पिछले 4-5 साल से पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता हैं, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी रोल में वो आ ही जाते हैं अंदर। उनका जो हमें रोल है, उनका जो हमें इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आया, तो फिर हमें एक बिल्कुल अलग टीम देखने में नजर आई जब पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर गई और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़। तो रिजवान जो है वो 3 सीरीज़ में कप्तानी की, उनमें से 2 सीरीज़ वो जीते, 1 सीरीज़ वो हारे। चैंपियंस ट्रॉफी में जो स्पिनर ना लेकर जाने वाला फैसला था वो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी का फैसला था, और अगर वो फैसला सिलेक्शन कमेटी का था तो फिर उसका जो
बोझ है वो रिजवान के कंधों पर क्यों आए? और अगर वो सिलेक्शन कमेटी या कप्तान दोनों की गलती थी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी दोनों से होनी चाहिए। कप्तान जो है वो हमेशा कुर्बानी का बकरा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि शाहीन अफरीदी को आपने कप्तान कौन से क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर बनाया है? शाहीन अफरीदी का ओडीआई क्रिकेट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस, शाहीन अफरीदी का ओडीआई क्रिकेट में रिसेंट पास में कोई ऐसी परफॉर्मेंस, शाहीन अफरीदी की ओडीआई क्रिकेट में कोई ऐसा क्रेडेंशियल, कोई ऐसी सलाहियत, लेकिन माइक हैसन और लगता हो आकिब जावेद एक फैक्टर आपको नजर भी तो आता है, और एक जो पीएसएल की टीम है उसकी कप्तानी की परफॉर्मेंस भी आपको नजर तो फिर पीएसएल की टीमों को ले आओ और पाकिस्तानी टीम वो खिलाफ फिर ये जहमत क्यों करते हैं आपके, इनको पाकिस्तान की शर्टें आप पहना देते हैं? भाई बात यह है कि आपने अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट से कप्तान बनाने हैं तो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है T20 बेस्ड। शाहीन के जो कैप्टन के क्रेडेंशियल्स हैं वो T20 क्रिकेट के हैं। शाहीन अफरीदी T20 क्रिकेट की कप्तानी की वजह से पाकिस्तानी टीम के कप्तानी के कंटेंडर बने हैं और हमने उसको कप्तान लगा दिया ओडीआई क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसी असल में है ये कि पहले एक गलती करो, एक ब्लंडर मारो, फिर उस गलती को छुपाने के लिए मजीद गलतियां करते चले जाओ। तो न जाने कौन से ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं, कौन सी ऐसी सलाहियत है, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है। रिसेंट जरा परफॉर्मेंस से उठा के देखे ना शाहीन की तो पाकिस्तान 11 के अंदर ओडीआई क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो शाहीन की ओडीआई की जो पाकिस्तान की टॉप 11 है उसमें भी जगह मुश्किल से बनेगी अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं, और ये वो माइक हैसन साहब है जो स्टैट्स की बुनियाद पर फैसले करते हैं। तो भाई कोई एक तो कल आपकी सीधी हो ना, कोई एक तो आपका स्टैंडर्ड ऐसा होना कि जिसके ऊपर कोई बात की जा सके, और कल जो आप तब्दीलियां करेंगे वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट होंगी। आपने नैरेटिव को बिल्कुल पाकिस्तान की हमेशा से हिस्ट्री रही है कि तब्दीली पर तब्दीली की जाती है और बेतुका तब्दीली की जाती है और उसके नतीजे भी आते हैं, फिर उसके नतीजे में एक और तब्दीली आती है। तब्दीलियों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा और क्या एक मुस्तकिल तब्दीली के साथ हम चल सकते हैं जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो? इस पर बात करने के लिए हमें एक छोटी सी ब्रेक चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। तो वेलकम बैक नाजरीन। अब हमने बात करनी है पाकिस्तान की कप्तानी के ऊपर। ओडीआई सीरीज़ के अंदर कप्तान चुने गए हैं शाहीन अफरीदी। क्या ये फैसला मेरिट के ऊपर है? इस पर बात कर रहे थे अहमद सईद साहब। और अहमद, ये बताइएगा कि जिस तरह से बात की जा रही थी रिजवान की कैप्टनसी को लेकर के वो एक खुद मुख्तार कप्तान के तौर पर अपने आप को आगे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन शाहीन की जानिब से भी जो डिमांड्स रखी गई थी वो भी यही सुनने में आ रहा था ज़राए के मुताबिक कि वो चाहते थे कि उनको भी खुद मुख्तार बनाया जाए। साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे थे कि फ़ौरन ना उनको हटाया जाए, अगर कप्तानी देनी भी है तो भाई आपने वर्ल्ड कप तक तो रुकना है इस पर। तो आपको क्या लगता है? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज तक किसने इस बात की ज़मानत दी है कि इसको हम लॉन्ग टर्म? शाहीन तो पहले भी कप्तान बने थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और एक ही सीरीज़ के बाद वो कप्तान से उतर भी गए थे। और शाहीन की ये जो डिमांड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शाहीन अफरीदी पहले ही दिन कप्तान बनते हुए डिमांड रखना शुरू हो गए हैं, या फिर आपने शाहीन के डिमांड्स के मुताबिक ही उसको कप्तानी देनी थी? तो फिर जो पिछले कप्तान ने डिमांड्स की थी उस बेचारे क्या कसूर था? तो अपने मेरिट सीख करें। अगर आपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर कप्तान लेकर आने हैं तो फिर मैंने आपसे पहले ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो आपने जहमत की हुई है अपने प्लेयर्स को पाकिस्तानी टीम की जर्सियां पहनाने की, ये उतरवा दें। फिर अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर, फ्रेंचाइज की बुनियाद पर टीमें बनाएं और उन्हें कहीं जाकर टूर्नामेंट खेलें। अगर तो ये पाकिस्तान की टीम है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मेरे इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लाखों क्रिकेट फैंस को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी सिलेक्शन मेरिट पर होनी चाहिए। इसकी सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए। हमारे साथ अहमद कुरैशी भी मौजूद है। अहमद, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि टीम सिलेक्शन जो है वो माइक हैसन की होनी चाहिए, अजहर महमूद जिस तरह से आसिफ अफरीदी को खिलाने के लिए बासित थे और उन्होंने सेकंड, हमने देखा कि तनकीद भी हुई फर्स्ट मैच के लिए, अब सेकंड मैच के लिए ले आए। तो आपको नहीं लगता कि अगर कोचिस ने ही अपनी टीम सिलेक्ट करनी है कप्तान की जगह तो फिर कैप्टनसी का एक रुतबा ही ख़त्म कर देना चाहिए? और अगर जिस तरह से प्लानिंग भी कोचिस ने करनी है बजाय इसके कि हेल्प आउट करें, तो आपको नहीं लगता कि कैप्टनसी जो है वो किसी आम से प्लेयर को दे देनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा सर दर्द का इलाज पाँव पे पट्टी बांध के करता है। आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब थी और उसकी जिम्मेदार सिलेक्शन कमेटी थी। आपने रिजवान को हटा दिया, रिजवान को कप्तानी से हटा दिया। अब देखें मैं अब क्या कहूं कि किस बेवकूफ ने इनको ये मशवरा दिया था कि आपकी वो टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई, वो टीम जिसने साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज में, रिकॉर्ड बनाया, टीम के अंदर ट्रॉफी से पहले 4-5 चेंजेस करें। ठीक है, आपने वो 4-5 चेंजेस किए जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें पूरी टीम की जो परफॉर्मेंस है, पूरी टीम का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, उस सब का सत्यानाश हुआ और आप चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरीके से फेल हुए।
अब इसमें जिम्मेदार आपको ठहराना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी को भी उतना ही, कोचिंग स्टाफ को भी उतना ही, जितना आपने मोहम्मद रिजवान को ठहराया और आपने उसको सैक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का आज तक मुझे रोल ही समझ नहीं आता, क्योंकि जब सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन की अनाउंसमेंट भी आमिर मीर ने करनी है, जो कि एडवाइजर हैं मोहसिन नकवी साहब के। आमिर मीर साहब ने शायद अपनी जिंदगी में 1.5 घंटा 2 घंटे बैट भी ना पकड़ा हो, तो उन्होंने जब आके टीम की अनाउंसमेंट करनी है सिलेक्शन की, तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या रोल है कि अगर वो अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकती आके। तो मेरे ख्याल में इस तरह ये गौरतलब बात है, लेकिन हमने इसको वाइंड अप करना है और टाइम भी बहुत कम है। हम थोड़ा सा अहमद सईद की तरफ आऊँगा। अहमद, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं, उन्होंने भारत को एक ख़त लिखा है, उस पर आप क्या कहेंगे? आओ ट्रॉफ़ी ले जाओ, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, वो ख़त जो है वो पहले बीसीसीआई की तरफ से आया था, एक प्रेम पत्र आया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारी ट्रॉफ़ी है वो हमें दे दें। तो भाई आप तो कह रहे थे कि ट्रॉफ़ी लेनी ही नहीं है, तो अब अगर आपको ट्रॉफ़ी लेने की इतनी ही तलब हो रही है तो फिर उस वक्त क्यों नहीं ली थी, इस वक्त आपको दे रहे थे। अगर आपको इज़्ज़त रास नहीं आ रही और आपको ट्रॉफ़ी चाहिए, जो ख़त मोहसिन नकवी साहब ने भेजा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। उसका तर्जुमा ये है और आसान उर्दू में कि अगर आपको इज़्ज़त रास नहीं आ रही और आपको अभी ट्रॉफ़ी लेनी है तो आए, अपने किसी प्लेयर को लेकर आएँ या अपने कप्तान को लेकर आएँ, एक तकरीब रखते हैं दुबई में और ट्रॉफ़ी आपके हवाले कर देते हैं। ट्रॉफ़ी हवाले वही बंदा करेगा जिससे आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि आप लोग जो है ना वो मतलब सीधी बात जो इंसान की अकल में आती है वो समझने के कायल नहीं है। आपको जब तक जैसा मुंह वैसी चपेट की तरह आपके लेवल पर आकर बात ना समझाई जाए, उस वक्त तक आपको बात समझ में नहीं आती है। तो आपको ट्रॉफी चाहिए तो आके ले ले दुबई से। मोहसिन नकवी साहब, नाम सुना होगा आपने, उन्हीं मोहसिन नकवी से आपको ट्रॉफी लेनी पड़ेगी। अच्छा अहमद कुरैशी, बताइएगा, दरवाज़ा एक है, रास्ता एक है, एशियन काउंसिल है, तकरीब भी होगी और कहा गया जिस तरह आम पाकिस्तानी में कहते हैं कि 2 बंदे आएँ, 2 जोड़ों में जाके दुल्हन ले जाएं, और इसी तरह ही उन्होंने कहा है कि 2 बंदे आएँ और आके वो जो ट्रॉफी है जिसको वो चाह रहे हैं हासिल करना वो ले जाएं। देखिए, इंडिया के साथ ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदने की कोशिश की उसमें वो खुद ही गिरे। पहले जब उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी एशिया कप, तो फिर आगे जो और चैंपियंस ट्रॉफी पर्टिकुलरली जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, तो फिर आगे अब इंडिया में भी जो इवेंट्स हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। फिर उन्होंने ये जो ट्रॉफी ना लेने वाला उनका डिसीजन था वो बेसिकली मोहसिन नकवी को नीचा दिखाने के लिए था, क्योंकि मोहसिन नकवी सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में जब पॉलिटिक्स को वो क्रिकेट में लेके आए और उसने इनसे वो जलालत जो है वो सह रहे हैं। और मेरा भी ख्याल कि क्रिकेट की हिस्ट्री की, अब स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ होगा कि एक टीम इवेंट भी जीत गई और उसको ट्रॉफी भी ना मिले और फिर वो ट्रॉफी की भीख मांग रही हो। तो आई थिंक इंडिया को अभी भी अकल कर लेनी चाहिए, बीसीसीआई को अभी भी अकल कर लेनी चाहिए, और ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स ही किए हैं इंडिया ने जब भी किए हैं। और इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।